नमस्कार। जब भी कोई विरासत या हेरिटेज की बात करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, महल, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली विरासत पत्थरों में नहीं बल्कि कहानियों में, त्योहारों में, यहां तक कि चावल के एक दाने में जिंदा हो। जी हां, आज हम उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसी एक ऐसी ही जीवंत, सांस लेती हुई विरासत की खोज पर निकलेंगे जिसे कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो इस सफर में हम 4 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नदी का कल्चरल लैंडस्केप कैसा है। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और हजारों साल पुराने राज खोलेंगे। उसके बाद आज के दौर में लौटकर देखेंगे कि आस्था और संस्कृति यहाँ कैसे एक साथ बहती हैं। और आखिर में हम हाथों से बने कमाल के क्राफ्ट्स और खास फसलों में छिपी विरासत को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नदी की सांस्कृतिक विरासत। और इसकी शुरुआत के लिए हम चल रहे हैं चंदौली जिले में। तो ये है चंदौली जिला। ये इलाका जो है ये कभी प्राचीन काशी साम्राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ देखिए, गंगा नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। यही नदी यहाँ के भूगोल और यहाँ की संस्कृति दोनों को सदियों से एक शक्ल देती आई है। अच्छा, हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो आखिर ये है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो विरासत है जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कोई किला या इमारत। ये वो जीवित इतिहास है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। कहाँ? त्योहारों के जोश में, कारीगरों के हुनर में और उन कहानियों में जो दादा दादी, नाना नानी से होते हुए आज तक हम तक पहुंची हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, हजारों साल पुराने जीवन की परतें खोलना। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि इस जमीन के नीचे क्या क्या राज दबे हुए हैं। इस इलाके की जमीन, जानते हैं, एक किताब की तरह है। यहाँ हजारों सालों से लोग बसते आए हैं। और जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई की तो उन्हें इतिहास की परतें मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में एक के बाद एक पन्ने होते हैं। हर परत में एक नई कहानी, एक नई संस्कृति जो यहाँ आई, फली फूली और अपनी छाप छोड़ गई। मल्हार नाम की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो हमें एक कमाल की कहानी बताती है। जरा सोचिए, एक ही जगह पर 4 अलग अलग कल्चरल पीरियड्स के सबूत मिले हैं। मतलब एक के ऊपर एक 4 सभ्यताएं। ये कहानी शुरू होती है लगभग 1900 बीसी, यानी प्री आयरन एज से। फिर आता है अर्ली आयरन एज और उसके बाद एनबीपीडब्ल्यू। एनबीपीडब्ल्यू का मतलब है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये उस जमाने के बहुत ही हाईटेक पॉलिश्ड मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। और ये सफर दूसरी सदी तक चलता है। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं सबसे पहली परत की। लगभग 4000 साल पहले की बात है। यहाँ लोग घास फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ियों में रहते थे। खुदाई में क्या मिला? मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियों से बने तीरों के सिरे और पत्थर के छोटे छोटे औजार। ये सारी चीजें हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक तस्वीर दिखाती हैं। एक ऐसी जिंदगी जो शिकार और थोड़ी बहुत खेती के इर्द गिर्द घूमती थी। और जानते हैं, खुदाई में मिला हर एक छोटा सा टुकड़ा, चाहे वो मिट्टी के बर्तन का हो या किसी औजार का, वो एक पजल के पीस जैसा है। और एक्सपर्ट्स इन्हीं हजारों पीसेस को जोड़कर इस इलाके के हजारों साल पुराने इतिहास की पूरी कहानी को फिर से जिंदा करते हैं। अब आता है दूसरा दौर और यहाँ एक असली गेम चेंजर सामने आया, लोहा। जी हाँ, आयरन। यहाँ मेटल गलाने वाली भट्टियां मिली हैं, लोहे के भाले की नोक और छेनी जैसे औजार मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी, एक ऐसी छलांग जिससे पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और ये तरक्की सिर्फ औजारों में नहीं थी बल्कि खेती में भी दिख रही थी। ये बहुत दिलचस्प है, जो पुराने पेड़ पौधों के अवशेष मिले हैं वो बताते हैं कि प्री आयरन एज में लोग चावल, जौ, गेहूं उगाते थे। लेकिन जैसे ही आयरन एज आया, कोदों, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स और कुल्थी जैसी दालें भी उनकी खेती का हिस्सा बन गईं। मतलब उनका एग्रीकल्चरल सिस्टम भी लगातार एडवांस हो रहा था। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां आस्था और संस्कृति का संगम होता है। अब हम हजारों साल का सफर तय करके आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि आज ये नदी लोगों की जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। बात करते हैं पश्चिम वाहिनी मेले की। ये एक बहुत ही खास त्योहार है और इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। पश्चिम वाहिनी मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली। ये मेला गंगा के किनारे उस खास जगह पर लगता है जहां गंगा नदी उल्टी दिशा में मतलब पश्चिम की ओर बहती है।
और ये एक बहुत ही रेयर और शुभ मानी जाने वाली घटना है। ये त्योहार असल में दो दुनियाओं का एक खूबसूरत संगम है। एक तरफ देखिए, लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा है, वो यहाँ पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और दूसरी तरफ एक रंग बिरंगा चहल पहल से भरा मेला है, जहाँ झूले हैं, दुकानें हैं और पूरा का पूरा समुदाय मिलकर जश्न मनाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस एक डुबकी में ऐसा क्या खास है? इसके पीछे एक बहुत गहरा विश्वास जुड़ा है। मान्यता यह है कि इस पवित्र जल में नहाने से इंसान अपने डर, अपनी गलतफहमियों और सारे नेगेटिव विचारों से आज़ाद हो जाता है। और यही वो शक्तिशाली विश्वास है जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। यहाँ का एक और बहुत बड़ा त्योहार है विंध्याचल उत्सव। ये देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है और इस त्योहार की जड़ें हमारे पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की आस्था कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, हाथों और फसलों में बसी विरासत। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो इंटैंजिबल हेरिटेज है, ये कपड़ों के धागों और अनाज के दानों में कैसे जिंदा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है जरी जरदोजी की कला। ये सिर्फ एक कढ़ाई नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी का हुनर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन कुशल हाथों से होता हुआ आज भी जिंदा है। तो जरी जरदोजी में होता क्या है? इसमें रेशम या मखमल जैसे कपड़ों पर मेटल के धागों मतलब सोने चांदी के तार, सितारों और मोतियों से बहुत ही बारीक और खूबसूरत कढ़ाई की जाती है। ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता है और ये यहाँ की लोकल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे सैकड़ों कारीगरों का घर चलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, विरासत सिर्फ धागों में नहीं है, ये एक अनाज के दाने में भी जिंदा रह सकती है। तो मिलिए काला नमक चावल से, जिसे उत्तर प्रदेश का सुगंधित काला मोती भी कहा जाता है। इस चावल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि इसकी खेती बौद्ध काल से यानी लगभग 600 बीसी से हो रही है। सोचिए, लेकिन आज़ादी के बाद कम पैदावार की वजह से ये चावल लगभग गायब ही हो गया था। पर अब सरकार और रिसर्च की मदद से इस पुरानी विरासत को फिर से जिंदा किया जा रहा है। और इसका नाम काला नमक क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि इसकी जो बाहरी भूसी होती है वो काले रंग की होती है। हाँ, अंदर से दाना बिल्कुल सफ़ेद निकलता है। यही इसकी खास पहचान है। और अब वो सबूत जो इस कहानी को और भी खास बना देता है। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में जले हुए चावल के कुछ दाने मिले हैं जो बिल्कुल काला नमक चावल जैसे दिखते हैं। और ये कहाँ से मिले? उस जगह से जिसे भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन की रसोई माना जाता है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो हजारों साल के इतिहास को सीधे हमारे सामने लाकर रख देता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है। जब हमारी विरासत किसी इमारत की तरह ठोस नहीं है, जब वो एक हुनर है, एक विश्वास है या चावल का एक दाना है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।